2020 में एक त्रासदी आई जिसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोविड-19 की। एक ऐसा दौर जब हम अपने घरों में कैद हो गए थे, हमने अपनों को खोया, हमने सपनों को खोया, हमने आर्थिक तंगी देखी, हमने जद्दोजहद देखी, हमने परेशानी देखी, हमने सब कुछ देखा। कहते हैं कि जब संकट आता है तो संकट का निवारण भी आता है और संकट से उबरने का रास्ता भी मिलता है, क्योंकि वो जो ईश्वर बैठा है वो हमेशा दयालु है, हमेशा कृपालु है और हमेशा वो एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा जरूर खोलता है। कोविड-19 के दौरान जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद थी, तब एक उदय हुआ जिसे कहते हैं ऑनलाइन कार्यक्रम। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से लोग अपनी भावाव्यक्ति करने लग गए और ये दौर ऐसा था जब नए-नए जो कलाकार थे, कलमकार थे, उनका पदार्पण हुआ, वो उभर के सामने आए और जो दिग्गज थे उनका आशीष मिला, उनका सहयोग मिला, उनका आशीर्वाद मिला, जिसकी वजह से आज 3 वर्ष होने के बाद भी, चौथे वर्ष में हमने प्रवेश किया है और इतना समय होने के बाद भी ऑनलाइन कार्यक्रम चल रहे हैं, लगातार चल रहे हैं, बुलंदी पर चल रहे हैं। और उसी ऑनलाइन कार्यक्रम के बारे में बात करने के लिए हम आज मौजूद हैं। नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। वैभवी एक बार फिर हाजिर है परिचर्चा के नए पायदान के साथ। दोस्तों, आज 121वीं कड़ी में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और उस विषय की ओर इंगित करती हूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम पायदान आगे चढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही। आप सभी के सहयोग, प्यार, दुलार के लिए दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और आज की जो परिचर्चा है उसका विषय हमने बहुत ही महत्वपूर्ण विषय और बहुत ही रोचक विषय, और उस विषय पर बात करने के लिए दिग्गज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित है। आज का जो हमारा विषय है वो है ऑनलाइन कार्यक्रम की भूमिका एवं प्रासंगिकता। तो चलिए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और हमारे दिग्गज जो स्टूडियो के उस ओर प्रतीक्षारत हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ हमसे जुड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए और हमारा आतिथ्य स्वीकार करने के लिए। आदरणीय वाजपेयी सर किसी परिचय के कतई मोहताज नहीं है। गीत, गजल, छंद और सबसे बड़ी बात है कि एक बेहतरीन इंसान है। आकाशवाणी दिल्ली के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे और मैं क्या कहूँ, कई बार जब हम बड़ों को आमंत्रित करते हैं तो शब्दहीन हो जाते हैं और आज ऐसा ही मुझे लग रहा है कि मेरे शब्द थोड़े कम पड़ जाएंगे। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और इस पटल की शोभा बढ़ाने के लिए पुनः आपका बहुत बहुत आभार जी। हमारे साथ डॉक्टर रमा सिंह जी जुड़ गई हैं, जो कि विभागाध्यक्ष रही हैं हिंदी विषय की, और इन्होंने पिलखुआ में अपनी बच्चों को वो शिक्षा दी जो बच्चे आज कहीं ना कहीं लायक बन चुके होंगे और बहुत कुछ कर रहे होंगे। बहुत अच्छी साहित्यकारा हैं, बहुत खूबसूरत इनकी कविताएं होती हैं और व्याख्यान तो कमाल का होता है। तो डॉक्टर रमा सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ हमारे पटल की शोभा बढ़ाने के लिए आदरणीय डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी मौजूद हैं, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध व्यंग्यकार हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं और इतना खूबसूरत जो विषय आज हमने चुना है वो विषय देने वाले आदरणीय अरोड़ा सर हैं। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ इतना खूबसूरत विषय देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम इस विषय पर बात करें। 4 साल से हम ये काम कर रहे हैं, आज भी प्रासंगिक है या आने वाले कल तक क्या स्थिति होगी, उन तमाम बातों पर, उन तमाम पहलुओं पर आज हम गौर करेंगे। आज हम अपने महान जो वक्ता यहाँ पर
हमारे साथ हैं उनसे हम लाभान्वित होंगे, उनके विचार जानेंगे। तो तहे दिल से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे साथ पटल के उस पार डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी जुड़ गई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं। उसके अलावा आनंदा पाटनी जी आदरणीय जुड़ गई हैं, अभिनंदन, स्वागत है आपका। इसी तरह धीरे धीरे और भी दर्शक श्रोता जुड़ेंगे और बात करेंगे। जहां तक डॉक्टर रमा सिंह की बात करूं, आप भी वरिष्ठ हैं, आदरणीय वाजपेयी सर आप भी वरिष्ठ हैं, तो क्यों ना हम इस कार्यक्रम की शुरुआत एक छोटे बच्चे से करते हैं, जो कि आदरणीय पिलकेंद्र सर ने कहा था कि मैं छोटा बच्चा हूं, तो बच्चे से ही आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आदरणीय अरोड़ा सर, चूंकि आपने ये विषय सुझाया, पुनः साधुवाद इसके लिए। और आज की चर्चा हम आपसे शुरू करते हैं। प्रासंगिकता पर बात करेंगे, भूमिका पर बात करेंगे, और आने वाले समय में और क्या बेहतर हो सकता है, या क्या ये ऑनलाइन कार्यक्रम आगे भी चलेगा, उन सब तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं इस पर आश्रित हो चुके हैं। जैसे कि हम 2.5 साल से ऑनलाइन कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी जानना बहुत जरूरी है कि हमारा भविष्य सुरक्षित है कि नहीं है। तो सर आपका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस की बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पटल को धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ पटल का इस महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा का आयोजन के लिए, और आभार व्यक्त करता हूँ कि आज परिचर्चा में अपनी बात कहने के लिए आपने मुझे बड़े बड़े दिग्गज साहित्यकारों के सानिध्य में, उनके बीच में आमंत्रित किया है। श्रद्धेय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी और श्रद्धेय डॉक्टर रमा सिंह जी के सानिध्य में आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। इस विषय के बारे में मेरी जो मान्यताएं हैं, जो मेरी परिकल्पना है, वो यही है कि कोविड काल में जो वरदान बन के उभरा था ऑनलाइन कार्यक्रम, वो आज भी प्रासंगिक है, आज भी महत्वपूर्ण है, और उसकी प्रासंगिकता सदा बनी रहेगी। ज्ञान की बात करें, मनोरंजन की बात करें, शिक्षण की बात करें, प्रशिक्षण की बात करें, या समाज में साहित्यिक और सामाजिक चेतना जागृत करने की बात करें, तो ये एक सरल माध्यम है। कितना आसान है, आप लिंक को टच करो, कार्यक्रम में चले जाएंगे। कितना सुलभ है, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़ सकता है। निःशुल्क है, हम कहते हैं ना सस्ता साधन, ये तो निःशुल्क है, आपका पैसा भी इस पर खर्च नहीं होना, और कितना सुविधाजनक है। आप जब चाहे तब, जितना चाहे जितना, जितनी बार चाहे उतनी बार इस कार्यक्रम को आप देख सकते हैं। जो ऑफलाइन कार्यक्रम हमारे हॉल में हुआ करते हैं, वहां जाने के लिए हमें श्रम लगता है, हम पहुंचते हैं, पता लगता है कार्यक्रम आधा घंटा लेट से इंडियन टाइम पर शुरू होगा, अतिथि देर से आते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसी विधा कार्यक्रम की है जिसमें अतिथि पहले आते हैं और श्रोता दर्शक बाद में आते हैं। कहाँ पर कार्यक्रम होता है, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग साथ साथ होती जाती है। कितना सुविधाजनक ये माध्यम है। और मेरी दूसरी जो परिकल्पना है वो ये कि ऑनलाइन कार्यक्रम का अभी तक सही मूल्यांकन नहीं हो पाया है। हम एक मुहावरे से बात करते हैं, हाथ कंगन को आरती क्या, यानी प्रत्यक्ष क्या प्रमाण। अब देखिए ना, इसी संस्थान ने पिछले 2.5 साल में 121 परिचर्चाओं के आयोजन किए हैं, और 121 परिचर्चाओं में देश के लगभग 350-400 विचारकों को, साहित्यकारों को, विद्वानों को आपने यहाँ पर आमंत्रित किया। आपने सामाजिक विषय पर परिचर्चा रखी, आपने आर्थिक विषय पर रखी, आपने धार्मिक विषय पर भी रखी, आपने कई तरह के विषयों पर परिचर्चाओं का आयोजन किया है। क्या ये ऑफलाइन कार्यक्रम में संभव था? 121 कार्यक्रम और 350 आपके विचारक वक्ता जिन्होंने आपके कार्यक्रम में भाग लिया। अब आज के ही कार्यक्रम की बात करते हैं हम। वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ संपादक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, जो अभी कानपुर में हैं, जो कुछ दिन पहले अमेरिका में थे और अमेरिका से जुड़ा करते थे कार्यक्रम में। आदरणीय रमा सिंह जी इस समय शायद गाजियाबाद में हैं, आप दिल्ली में हैं, मैं उज्जैन में हूँ, हमारे कुछ श्रोता बाहर हैं, अन्यथा पांडे जी अमेरिका से जुड़ी हैं। तो कितना संभव हुआ है, देश विदेश के श्रोता दर्शक, देश विदेश के रचनाकार साहित्यकार एक मंच पर जुड़ते हैं। इससे बड़ी सुविधा, इससे बड़ा वरदान एक कार्यक्रम और क्या दे सकता है। देश के और विदेश के
सारे के सारे रचनाकार, साहित्य प्रेमी, साहित्यकार आप एक मंच पर आ जाते हैं। वाजपेयी जी की बात करें तो वाजपेयी जी ने अपने कई कार्यक्रमों के माध्यम से ऑनलाइन कार्यक्रमों को नई गरिमा प्रदान की है, और मैंने उनके सारे कार्यक्रम लगभग अटेंड किए हैं। मुझमें और अन्नदा पाटनी के बीच में एक अस्वस्थ चला करती थी कि कौन पहले कार्यक्रम को अटेंड करेगा, चाहे वो कविता की पाठशाला हो, चाहे आपको समाचार विचार का कार्यक्रम हो। वो जो कविता वाला तो आपका कार्यक्रम बताया था, कार्यशाला था, जिसमें आपने कविता की कुछ विधाओं के बारे में लोगों को शिक्षण दिया, प्रशिक्षण दिया, और उसमें भाग लेकर कई साहित्य प्रेमी तो कवि बन गए, कवित्रियां बन गई और अच्छी अच्छी कविताएं लिखने लगी हैं और उनके संग्रह भी प्रकाशित हुए हैं। ये आपके उस चमत्कार का ही तो प्रभाव है जो ऑनलाइन कार्यक्रम से संभव हो पाया। आपका एक कार्यक्रम था समाचार विचार का, शायद शुक्रवार को आता था, पूरे सप्ताह भर की घटनाओं का सार समाचार आप बड़े ही रोचक अंदाज में प्रस्तुत करते थे, बड़ा ही अद्भुत अनुभव होता था सुनकर। और जो आपका कविता वाला कार्यक्रम था, उसमें देश की कविता, विदेश की कविता, उसमें बाल कविता, उसमें किसी विशेष बोली की कविता, कितनी विविधतापूर्ण कविताएं थी। तो ये संभव हो पाता है ऑनलाइन कार्यक्रम में ही, ये विविधता संभव हो पाई है, और उसका लाभ काफी लोगों को मिला है, काफी श्रोता दर्शकों को मिला है, और उनको एक साहित्यिक संतुष्टि मिली है। जैसा अभी विभा जी ने कहा कि कोरोना के उस भीषण क्रूर काल में ऑनलाइन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी, वो उस समय एक वरदान था, व्यवस्था थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आज वो उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है या उसकी भूमिका समाप्त हो गई है, उसकी प्रासंगिकता खत्म हुई है। हमें उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पाए, हम उसका सही ढंग से मूल्यांकन नहीं कर पाए हैं। आप देखिए ना, डॉक्टर हरीश रावल जी का वो कार्यक्रम आप सभी को याद होगा, मैजिक मैन पटल पर, गजब साहित्यकार अजब किस्से, कितना क्रांतिकारी कार्यक्रम था। सवाल तो साहित्यकारों के बारे में जानकारी, उनके जीवन के बारे, उनके व्यक्तित्व के बारे, उनके कृतित्व के बारे एक कार्यक्रम में। इसके बाद जब वो कार्यक्रम पूरा हुआ तो उन्होंने 25 से 30 ऐसे जीवित साहित्यकारों के साक्षात्कार भी लिए जिनसे हम बात भी नहीं कर पाते थे, जिन्हें हमने कभी देखा नहीं, जिन्हें हमने कभी सुना नहीं। तो वो जो गजब साहित्यकारों के, अजब साहित्यकारों के गजब किस्से से बड़ा सफल कार्यक्रम हुआ था। और ऐसा ही एक प्रयोग मैजिक मैन पटल पर अद्भुत प्रयोग हुआ था, उसे आप क्या कहेंगे, जिसमें हमारे महिला साहित्यकारों ने अपनी अभिव्यक्ति का प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन उसमें किया। उन्होंने लघु कथा पर एक विशेष सत्र लंबा चला, व्यंग्य पर एक विशेष सत्र लंबे चलते रहे, इसके बाद कविता पर लंबे सत्र चलते रहे। तो तीन लंबे लंबे कार्यक्रमों का आयोजन उस पटल पर हुए हैं, जिससे महिला साहित्यकारों में एक नई चेतना हुई, उन्हें अभिव्यक्ति का एक मंच मिला, उन्हें अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का एक अवसर मिला। मैंने पूछा था मैजिक मैन से कि आप सिर्फ महिलाओं के ही कार्यक्रम क्यों रखते हैं, तो बड़ा ही गंभीर उनका जवाब था, ये कार्यक्रम उन लोगों के लिए है, उन महिलाओं के लिए जो संकोच के कारण गोष्ठी में भाग नहीं लेती। मंच की बात तो दूर की बात है, जो परंपराओं के कारण या रूढ़ियों के कारण या संकोच के कारण कार्यक्रमों में जाने में संकोच करती हैं, उनके लिए हमने ये मंच बनाया है। और मुझे लगता है कम से कम 300-400 महिला साहित्य प्रेमियों को उन्होंने साहित्यकार के रूप में कन्वर्ट कर दिया। वे कवित्रियां बन गई, लघु कथाकार बन गई, व्यंग्यकार बन गई, और सिर्फ खाली उनका परफॉर्मेंस नहीं था, बल्कि उनकी परफॉर्मेंस के साथ साथ उसकी तत्काल समीक्षा भी होती थी। उस कार्यक्रम में परफॉर्मेंस के साथ साथ समीक्षक भी थे जो उनकी प्रस्तुति की समीक्षा भी करते थे, उसकी कमियां और उसकी खामियां भी गिनाया करते थे, और उनको बताते थे कि इसका और शुद्ध रूप में हम सही ढंग से इसको कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं। बड़ा अद्भुत कार्यक्रम था, और ये ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ही संभव हो सका, वरना कैसे होता। तो ऑनलाइन कार्यक्रमों की भूमिका महत्वपूर्ण है। हमारे उज्जैन के एक केशव राय हैं जो अभी बंबई में है, विश्व हिंदी अकादमी के बैनर पर कार्यक्रम करते हैं। पिछली बार 14 सितंबर को उन्होंने 100 देशों के हिंदी साहित्यकारों से बातचीत का कार्यक्रम रखा था। हालांकि वो पूरे 14 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक चला। हर सप्ताह उन्होंने 25 प्रवासी भारतीय साहित्यकारों का साक्षात्कार लिया, और वहां विदेशों में हिंदी की क्या स्थिति है, हिंदी
की शिक्षा की क्या स्थिति है, हिंदी साहित्य की क्या स्थिति है, इस बात पर उनसे बातचीत की। आप सोचिए, तो विदेशी साहित्यकारों से बातचीत करना या किसी ऑनलाइन पटल पर ऑनलाइन कार्यक्रम में संभव, ऑफलाइन में संभव है नहीं है। ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से ही देश के 100 हिंदी प्रेमी हिंदी साहित्यकारों से वो संपर्क स्थापित हो सका और एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम भी संभव हो सका। अब एक बात मैं करता हूँ, अपनी वनिका पब्लिकेशन का पटल था, कोरोना काल था, तब उन्होंने इस कार्यक्रम की एक श्रृंखला शुरू की और उसमें मैंने भी ऑनलाइन कार्यक्रम किए। स्ट्रेट फॉरवर्ड के नाम से वो सीधी बातचीत का कार्यक्रम था, हमारे जो वरिष्ठ व्यंग्यकार हैं, और उसमें ये रखा गया था धर्मयुगीन व्यंग्यकारों से सीधी बातचीत का वो एक कार्यक्रम था, जिसमें डॉक्टर सूर्य बालाजी का इंटरव्यू लिया, डॉक्टर हरीश नवल जी का था, डॉक्टर प्रेम जन्मजय जी का था, डॉक्टर आलोक वाणिक जी का था, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी का था। अब ये पांचों व्यंग्यकारों के साक्षात्कार मंच पर एक साथ संभव कैसे हो सके? और मुझे तो उस कार्यक्रम से बड़ी संतुष्टि, और वो समय वो था जब 200 लोग कार्यक्रमों में हिस्सा लेते थे, 100 लोग कार्यक्रम में भाग लेते थे। वो कोविड काल था, इस कारण शायद ये रहा होगा। तो मुझसे प्रेम जी ने एक बार कहा था कि आपने हम लोगों को पुनर्जीवित कर दिया है। मैंने पूछा, ये पुनर्जीवित कर दिया है ये कैसे? बोल, इसलिए कि भाई हम तो सिर्फ लोगों ने सिर्फ हमारा लिखा हुआ पढ़ा है, उन्होंने कभी हमें बोलते हुए नहीं सुना। फिर दूरदर्शन और टीवी तो बड़ी बात हो जाती है, उन्होंने कभी बोलते हुए नहीं सुना, ना उनने हमसे कभी बातचीत की, ना उनने हमारे कभी व्यंग सुने। हाँ, हमारे व्यंग पढ़े अवश्य। तो एक तरह से आपने हम पांचों व्यंग्यकारों को जो धर्मयुगीन व्यंग्यकार से पुनर्जीवित कर दिया। रवि यादव जी का पटल आप कैसे भूल सकते हैं? आप सभी ने लगभग रवि यादव जी का वो क्रांतिकारी पटल देखा है। आपको याद होगा आशुतोष राणा जी का वो कार्यक्रम, 2.5 घंटे का कार्यक्रम, 2.5 घंटे लंबा, वो 250 से अधिक की उपस्थिति। तो कैसे संभव है? तो ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से ही रवि यादव जी ने कई फिल्मी कलाकारों, कई फिल्मी संगीतकारों, और आप आश्चर्य करेंगे कई खलनायकों जो कवि के रूप में थे जी जी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, वो ये कि अब जो अरुचि है लोगों की इस ऑनलाइन कारणों के प्रति, ये उदासीनता मुझे बड़ी असरती है, बड़ा दुख देती है। इतना सरल, इतना सहज, इतना सुविधाजनक और इतना निःशुल्क कार्यक्रम यदि आपको घर बैठे खाले मिलता है, तो कुछ नहीं करना। मुझे लगता है कि लोगों को जो चीज उपहार में मिलती है, दान में मिलती है, लोग उसका सही मूल्यांकन नहीं करते। जिसका चार्ज लगता है उसी का सही मूल्यांकन करते हैं। मुझे तो उस समय बड़ा दुख हुआ था जब राजकमल प्रकाशन पर एक वरिष्ठ व्यंग्यकार का साक्षात्कार हो रहा था। राजकमल प्रकाशन के पटल पर एक वरिष्ठ साहित्यकार का इंटरव्यू है और सिर्फ 4 व्यंग्यकार सुनने को उसमें मौजूद थे। मुझे आश्चर्य और दुख इस बात का है, जब आप उस वरिष्ठ व्यंग्यकार को सुनने के लिए 10 मिनट तैयार नहीं है, तो आप उनकी रचनाओं को क्या पढ़ते होंगे, उनके संग्रह को क्या पढ़ते होंगे, उनके उपन्यासों को कैसे पढ़ेंगे आप? आपके पास 10 मिनट उनको सुनने के लिए नहीं है। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था। एक प्रश्न भी छोड़ दिया है सर आपने, और अब मैं चाहूंगी जी सर, समय थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमें वो क्या होता है, ये तो एक प्रवाह रहता है बोलने का, आदमी बोलते चला जाता है। आप बिल्कुल मॉनिटर की तरह रहिए मेरे लिए, खाली बाकी के लिए नहीं। आपने बहुत सारी बातें क्लियर की, बहुत सारी बातें रखी, और आपने एक प्रश्न भी रखा है जो बहुत ही ज्वलंत है, और मुझे लगता है वाजपेयी सर मुस्कुरा भी रहे हैं, और मुझे लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से उस प्रश्न का उत्तर भी देंगे। आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी का मैं अभिनंदन करती हूँ। मंच आपको सौंपती हूँ और इस विषय पर आपकी क्या राय है हम जानते हैं। स्वागत है सर। जी जी, सबसे पहले आपका आभार कि इस परिचर्चा में मुझे जोड़ा। और पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने बहुत सारी बातें की हैं, बहुत एक तरह से इस विषय में काफी कुछ तो बता दिया है, और अब हम लोग सिर्फ कुछ पूरक बातें ही कर सकते हैं। बहुत विस्तार से उन्होंने बताया है बहुत सारी बातों को। मैं तो कहूँगा कि मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं आपको ये जो इसका जो लाभ है, मुझसे ज्यादा शायद बहुत कम लोग समझ पाएंगे, क्योंकि
आकाशवाणी की तरफ से आए दिन कोई ना कोई एक वृहद कार्यक्रम उसको आयोजित करना होता था, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं। और इसलिए जब भी कोई कंसर्ट करनी हो तो सबसे पहले पूरी दिल्ली में उस तरह सभागार की खोज करना और उसकी जो तमाम औपचारिकताएं हैं वो सब पूरी करना, पहले से पैसा जमा करना, और फिर सिलसिला आगे बढ़े तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी से क्लियरेंस लेना, मनोरंजन कर अधिकारी से लेना, पुलिस कमिश्नर के पास जाना, वो स्थानीय जो पुलिस स्टेशन है वहां पे जाना, इतने बखेड़े, इतना झमेले। और ये कोई ऐसा नहीं कि साल में कोई एक कार्यक्रम हो रहा है तो ऐसा कर लिया, आए दिन कोई ना कोई हर महीने कोई ना कोई बहुत सारे आयोजन हुआ करते थे। और होता ये था कि देखिए, एक मतलब आपसे साझा करूं कि एक बहुत वीवीआईपी को आना था। आप समझ लीजिए, वीवीआईपी का मतलब आप समझते ही हैं, देश के बहुत बड़ी हस्ती को आना था। और सुरक्षा के कारण हमारी कम से कम नहीं तो 20-25 गाड़ियां जो है रोक दी गई। अब जाहिर है कि उसमें आप अगर 4 का भी अवसर लगाए तो 100-125 आदमी तो यूं ही रुक गए, बाहर नहीं पहुंच पाए। और जब वो वीवीआईपी आए, जिस द्वार से आए, वहां बमुश्किल कहीं वो बिल्कुल 2-3 जगहें खाली होंगी, कुछ ऐसे 3-4 लोगों की, और बस उतना ही एक बहुत बड़ा उसके लिए तूफान खड़ा हो गया। और कि ये जगह ऐसे, मतलब पूरा सभागार पूरी तरह भरा क्यों नहीं है, जबकि पूरा सभागार भरा था। जिस द्वार से वो आए थे वहां 3-4 की जगह खाली थी। खैर, तो कहने का मतलब ये है कि एक आयोजन करने में कितनी तरह के मतलब मुसीबतें खड़ी होती थी। लोगों को जुटाना, एक कार्यक्रम करना था, वो इस पे गुरु नानक जी का प्रकार कुछ था, और सीरी फोर्ट में आयोजन होना था, कम से कम 1,500 के करीबन की कैपेसिटी उसमें है। अब कैसे वो सब होगा, एक बहुत प्रतिष्ठा का प्रश्न था। पूरी दिल्ली के गुरुद्वारों में पोस्टर लगाए और जो विज्ञापन, यानी आप समझिए कि इतनी बड़ी मुसीबतें होती थी। और और तो सवाल ये है, अब इस तरह से जब हम आयोजन करते, फिर अब खान पान की व्यवस्थाएं हैं, तरह तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या क्या, और होता क्या है इस सारे। अब चलिए वहां से, आकाशवाणी से हटें, वैसे भी कार्यक्रमों में हम सब जाते रहते हैं, आप सब जाते हो। होता ये है कि हिंदी भवन का उदाहरण ले लें या किसी और जगह का ले लें, तो शुरुआत में ठीक है, लोग आते हैं, थोड़ी भीड़ भाड़ होती है, सभागार भरा सा होता है। ठीक आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद पूरा वो सिलसिला शुरू हो जाता है। जाहिर दूरियां हैं, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, नोएडा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। तो लोग जब जाना शुरू कर देते हैं, और जब जो लोग हैं, वरिष्ठ हैं, जब उनकी बारी आ गई तो पूरे सभागार में 20-25 लोग पता चला बैठे हैं, और समय का इतना वो रहता है, संकट रह जाता है। तो एक तो वो स्थितियां आप सोच लीजिए। फिर युवाओं का देखिए, कोई कार्यक्रम, साहित्यिक कार्यक्रम हो, युवाओं को अगर कोई मौका भी दिया, हाँ बेटा 1 मिनट से ज्यादा नहीं बेटा, बस जल्दी से कुछ ऐसा करो। अब वही ऑनलाइन कार्यक्रमों हम देख रहे हैं कि युवा रचनाकारों को भी पूरे 1-1 घंटे का समय मिला है। और बहुत सारे आयोजन, जिसमें एकल कविता पाठ के आयोजन हैं, और अन्यथा एकल काव्य पाठ के कार्यक्रम बहुत बड़े बड़े लोगों के और कभी कभार वो होते हैं। लेकिन अब ऑनलाइन कार्यक्रमों का सिलसिला जब से शुरू हुआ है, वो एक अनिवार्य हिस्सा है। बहुत सारे पटल हैं जहां पर हर सप्ताह कोई न कोई एक एकल काव्य पाठ करता है। तो एक तो ये है। दूसरा पहलू हम ये लेकर के चलें, अगर रमा जी बताएंगी कि अगर कादम्बनी में या किसी पत्रिका में कोई रचना छप गई और हमें 20, 30, 25, 40 का पोस्ट कार्ड मिल गए, तो ऐसा पता नहीं 7वें आसमान पर हम पहुंच गए। लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रमों में, मैं जैसा अभी जिक्र कर रहे थे पिलकेंद्र अरोड़ा जी, ये कार्यक्रम, तो जब हम कार्यक्रम समाप्त करते थे तो 1000-1500 व्यूज तो तभी के तभी होते थे, फिर वो चलता रहता, सिलसिला पहुंचते पहुंचते कहाँ पहुंचता था। और एक जगह कोई पटल था, नाम नहीं समय ध्यान आ रहा है, यूट्यूब का ही पटल था, और वहां कभी कोई अवसर विशेष पे कवि सम्मेलन हुआ, कवि गोष्ठी हुई, और उसमें जैसे उत्सुकता होती कितने व्यूज हैं, तो दूसरे दिन देखा तो पता चला 80,000 से ज्यादा उसमें व्यूज हैं। तो अब आप ये सोचिए कि आप कोई
बड़े से बड़ा कवि सम्मेलन करा लें तो भाई उसमें बहुत ज्यादा होगा, 5-6 हजार 10,000 ऐसे, वो तो जो बहुत बड़े आयोजन होते हैं वहां इस तरह लोग आ जाते हैं। लेकिन इस व्यूज इसमें तो ये है कि आपके दर्शक पूरी दुनिया में है आज की तारीख में, तो ये उसका एक पक्ष है। बाकी एक अरोड़ा जी जो एक बात कह रहे तो वो देखिए, एक अब चूंकि इतने सारे पटल हो गए, इतने सारे, तो वो स्थितियां धीरे धीरे बदलती, लेकिन उनका महत्व तो मैं नहीं मानता कि कोई घट गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात यही है कि एक साथ इतने सारे देशों के लोग जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसे पटल भी अमेरिका रह के मैंने देखा कि ऐसे पटल हैं जो सिर्फ वो अमेरिका के लोगों के रचनाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए हैं। वो कभी कभार उन्होंने भारत से कोई अतिथि बुला लें ताकि और ज्यादा मतलब एक वो बढ़े, कार्यक्रम की गुणवत्ता बढ़े, तो वो एक अलग बात है। लेकिन वो खास करके समर्पित हैं कि ताकि वहां के स्थानीय रचनाकारों की जो प्रतिभा है उसको उभारा जा सके, उसका परिणाम हम देख रहे हैं। अब आप सोचिए, मैं आपको जरा पीछे ले चलता हूँ। जब मैं नेशनल चैनल में आया, आकाशवाणी का जब शुरुआत हुई, और मैं बात कर रहा हूँ 1990 के आसपास की, वो हिमांशु जोशी जी मेरे बहुत अजीज थे, और वो जब मुझे बताते थे कि इंग्लैंड में फला ऐसे रचना कर्म कर रहे हैं, रूस में ये कर रहे हैं, तो एक रोमांच सा होता है कि विदेश में बैठे लोग हिंदी के लिए कुछ रचना कर्म कर रहे हैं। और उनका भी एक संकट सोचिए, जो पहले जब तक ये साधन नहीं उपलब्ध थे, तो जो कोई विदेश रूस में बैठा, अमेरिका में बैठा, इंग्लैंड बैठा, कनाडा में, वो किसको कहाँ से वो सब किताबें उसको मिले, कहाँ से पत्रिकाएं मिले, कहाँ से हिंदी में दूसरे रचनाकारों से संवाद का अवसर मिले, कहाँ वो रचनाएं भेजे। तो ये अब ये स्थिति है कि पूरी दुनिया में जहां जहां भारतवंशी हैं, जहां जहां प्रवासी भारतीय हैं, कितने ही देशों में इस तरह के पटल चल रहे हैं जो वहां के रचनाकारों के साथ साथ पूरे जो दूसरे देश हैं वहां के रचनाकार और भारत के रचनाकार। और ये सिलसिला कोई एक आधा पटल नहीं, ऐसे सैकड़ों पटल चल रहे हैं और सैकड़ों रचनाकार हो गए हैं। और वो कोई ये नहीं कि वो कोई तुकबंदी कर रहे हैं, बहुत जिसको हम कहते हैं कम से कम तथाकथित जो कवि सम्मेलनों में आते हैं या जो टेलीविजन चैनलों पर आते हैं, उनसे उनकी कविताएं बेहतर हैं, क्योंकि वो बिल्कुल रचना कर्म कर रहे हैं। तो अपने उस दूसरे, उनका मंतव्य कोई बाजारू नहीं है और बाजार में नहीं उनको बिकना है, तो वो बहुत क्वालिटी जिसको हम कहते हैं उस तरह की रचनाएं हमें मिल रही है। कहाँ से? जो लोग दूसरे देशों में बैठे हैं, जो दूसरे देशों में रचनाकार है, वो प्रोफेशनल है, वो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। मैं साक्षी हूँ, एक ऑस्ट्रेलिया से एक संग्रह निकला था और पुरानी बात हो गई सारे के सारे उसमें या तो इंजीनियर थे या डॉक्टर थे, एक आधा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट था, ऐसे दिग्गज लोग थे, और बहुत ही एक गीतों का संग्रह था, बहुत शानदार। तो ऐसी इस तरह की, मैं अगर ये ऑनलाइन का जब से सिलसिला चला है, इसने एक क्रांति कर दी है हिंदी के लिए। सबसे बड़ी बात हुई है कि हिंदी के प्रचार प्रसार में जो कुछ हम सैकड़ों साल में नहीं कर पाए, वो ऑनलाइन कार्यक्रमों के माध्यम से 3 वर्षों में इतना विराट एक मतलब योगदान हिंदी को मिला है, हिंदी कविता को मिला है। और आप यहाँ तक मत सीमित रहिए, जो आप हिंदी के लिए सोचते हैं, इसी तरह के पटल तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, जितनी भाषाएं उनके चल रहे हैं। और सिर्फ साहित्य पर मत ठहरिए, संगीत के अपने चल रहे हैं, दूसरे जो विधाएं हैं, दूसरी कलाएं हैं, उनके अपने पटल चल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के एक सांस्कृतिक क्रांति कर दी है इस ऑनलाइन कार्यक्रमों ने। और बहुत तरह के, क्योंकि जैसे उसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि सिर्फ एक फोन आपके हाथ में है। मेरे पास भी अभी एक हाथ में ये फोन है, हम गाड़ी में हैं, रास्ते में हैं, कहीं भी हैं, दूसरी जगह कहीं बैठे हैं, कोई जगह निकाल के, कोई समय निकाल के आप उससे जुड़ जाते हैं। और एक आपने कहा कि समय का अवश्य कहीं कहीं होता है, वो तो छोटी मोटी बात है, लेकिन जहाँ रचनाकार हैं वो ऑस्ट्रेलिया में कोई बैठे हैं तो रात में 2 बजे से भी जुड़ जाते हैं, अमेरिका में बैठे, तो वो सब अलग बातें हैं, छुटपुट चीजें तो चलती रहती हैं। लेकिन कुल मिला के कहें तो ऑनलाइन कार्यक्रमों ने एक तो शैक्षिक क्रांति की है। खाली साहित्य की हम बात ना करें, कितने ऐसे जो जिससे शिक्षित करने का जो काम है उसमें बच्चे भी शामिल हैं, किशोर भी शामिल हैं, युवा भी शामिल हैं। और जो कौशल स्किल डेवलपमेंट की बात है, वहां भी बहुत सारी चीजें हैं। इसका अगर एक आसान पहलू उठाएं तो कम से कम YouTube ने पूरी दुनिया में
लाखों पुरुषों को कुकिंग सिखा दी है, और जो कुकिंग पहले से करती थी महिलाएं, उनको पता नहीं सैकड़ों नए नए व्यंजन सिखा दिए हैं। तो ये मैंने कोई एक क्षेत्र नहीं है जहां पर ऑनलाइन कार्यक्रमों का एक योगदान है। जीवन के हर क्षेत्र में ऑनलाइन कार्यक्रमों ने एक बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह किया है, और ये सिलसिला लगातार जारी है। और सबसे बड़ी बात वही है कि जो हम हजारों साल से जिसकी हमने कल्पना की थी, वसुधैव कुटुंबकम को, उस वसुधैव कुटुंबकम को ऑनलाइन कार्यक्रमों ने पूरा साकार रूप दे दिया है, जिसका सबूत है अन्नदा पाटनी जी हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से। तो ये एक बहुत बड़ी, मैं मानता हूँ कि क्रांति है। और ये है कि इसका और दोनों चीजें अब चलेंगी। एक जैसे होता है कि भाई ठीक है, पढ़ने का साधन अब मोबाइल से लोग पढ़ते हैं, लेकिन किताब का पढ़ने का आनंद अपनी जगह है, या तो वो सब चीजें हैं। तो मिला जुला सब चलेगा। ऑफलाइन कार्यक्रम भी चलेंगे, चलते रहने चाहिए। एक व्यक्तिगत जो मुखड़ा देखने का, मिलने जुलने का सुख है, वो तो है ही है, लेकिन ऑनलाइन कार्यक्रमों की जब हम बात करते हैं तो एक ऐसा साधन हमें विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने दे दिया है, जिसके माध्यम से पूरी दुनिया जुड़ी है, पूरी दुनिया के रचनाकार जुड़े हैं। अगर ये ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं होते तो मेरे जैसा व्यक्ति, यानी जिसकी दुनिया सिर्फ कविता और साहित्य है, जो कम से कम 40, एक सिलसिला ऐसा चला कम से कम 20-30 साल तक कि कम से कम 50 पत्रिकाएं, वो देखना तो पढ़ना तो संभव नहीं, लेकिन उनसे हम गुजरते थे, तो भी सैकड़ों रचनाकारों से हम वंचित रह जाते अगर ये ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा रहा है कि पूरे देश के, पूरी दुनिया के जो रचनाकार हैं, बहुत श्रेष्ठ रचनाकार हैं, वो उनको हम लोग जान ही नहीं पाते क्योंकि पत्रिकाएं बहुत सीमित हैं। उनमें से कितने छपते हैं भाई, ज्यादा से ज्यादा उसमें 6 कवि छप जाएंगे। तो ये जो एक सिलसिला चला, उसके कारण एक सैकड़ों हजारों रचनाकारों से हम परिचित हुए, हमारी रचनाओं से दूसरे परिचित हुए, वरिष्ठों के साथ युवा आए, युवाओं को वरिष्ठों ने सुना। तो कुल मिलाकर के ऐसा जो एक साहित्य की दुनिया में जो कुछ इसने किया है, ऑनलाइन कार्यक्रमों ने किया है, फिर मैं दोहराता हूं कि वो काम जब से पत्रिकाओं का छपने का सिलसिला शुरू हुआ है, जब से अखबार सब छपने शुरू हुए, उतना योगदान वो भी नहीं कर पाए इतने वर्षों में, जो इन वर्षों में ऑनलाइन कार्यक्रमों ने एक इतना बृहद आकाश हमारे सामने रचनाओं का खोल दिया है। अब ये अलग बात है कि ठीक है, सब कुछ आदर्श नहीं होता और सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, सब कुछ आइडियल नहीं होता, वो सब चीजें छुटपुट चलती रहती हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हमें ऑनलाइन कार्यक्रमों का आभार मानना होगा, और हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रति हमें एक आदर उनके देना होगा, और ऋणी होना होगा इस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कि पूरी दुनिया के रचनाकारों से हम सबको एक साथ जुड़ने का अवसर मिला। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, आगे समय हुआ तो कहूंगा, कुल फिलहाल तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत आभार, बहुत विस्तृत जानकारी आप सभी दे रहे हैं, बहुत आनंद आ रहा है। और अगर ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं होते तो हम और आप नहीं मिलते, बिल्कुल सही है। और आप तो चलिए बड़े साहित्यकार हैं, आपको हम पहले से जानते थे, लेकिन हम छोटे बच्चों को, हम नए पौध को आप नहीं जानते थे। ये ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से उन पौधों को सींचा भी जा रहा है, सहेजा भी जा रहा है, और आपका जो सानिध्य है वो भी प्राप्त हो रहा है। हमारे साथ आनंदा पाटनी जी लगातार बनी हुई हैं, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने अपना बेशकीमती जो समय है वो समय हमें दिया है। हमारे साथ डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी लगातार बनी हुई हैं, सोनिया सोना मक्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन है, स्वागत है। नेहा शर्मा जो हमारे पटल की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी हैं, अभिनंदन करती हूँ। निधि भार्गव मानवी बेहतरीन कवित्री जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन करती हूँ। पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं, अभिनंदन करती हूँ आपका। हमारे साथ पूनम मल्होत्रा जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमारे साथ रेखा जगदेव जी जुड़ी हुई हैं, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बने रहिए संजय जी, कार्यक्रम को शेयर करते रहिए। आप सभी से एक ही गुजारिश करती हूँ, कार्यक्रम को शेयर कीजिए। अब हम चलते हैं उस साहित्यकारा की ओर। कहते हैं ना कि जब
बात करते हैं हम ऑनलाइन प्रोग्राम की, और जब हम रूबरू होते हैं आप जैसे बड़े साहित्यकारों के साथ इस तरह पटल को साझा करते हैं, तो अपने आप में एक गुदगुदी सी भी होती है और लगता है कि बहुत कुछ सीखने का अवसर है। ये ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत कुछ सिखा रहा है हमें, और मिलने जुलने का एक बहुत ही सरल माध्यम है। चाहे आप मोबाइल के थ्रू जुड़िए, मोबाइल के माध्यम से अगर आप वीडियो कॉल करते हैं, आप यहाँ करते हैं, अमेरिका तक चीजें चली जाती हैं, यूरोप तक चीजें चली जाती हैं, आपस में हम एक दूसरे को देख पाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को जैसे कि सर ने कहा हम शुक्रिया जरूर अदा करें, और आदरणीय रमा दीदी के पास चलते हैं, रमा सिंह जी के पास चलते हैं और जानते हैं कि कितना प्रासंगिक है ऑनलाइन कार्यक्रम। जैसे कि सर ने सब कुछ कह दिया है, लेकिन सबके अपने विचार होते हैं। आपके मन में भी बहुत कुछ होगा कहने के लिए, तो मैं सीधे आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ विभा आपका। और एक चीज बताना चाहती हूँ पिलकेंद्र जी और लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी को कि अगर आज ये ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं होता तो मैं इनके पिताजी तक सीमित रह जाती है, विभा नहीं मिलती मुझे। तो आज विभा जो मुझे मिली है, इनके पिताजी बहुत अच्छे दोहाकार, बहुत अच्छे गजलकार, बहुत अच्छे गीतकार हैं, उनसे हमारा बहुत अच्छी मित्रता थी, पर मैं विभा को नहीं जानती थी। पर जब विभा हमसे जुड़ी और जब कहा कि मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे लगा कि ऑनलाइन कार्यक्रम इसकी सार्थकता है कि आज हम बच्चों से मिल रहे हैं। ऑनलाइन कार्यक्रम जैसा कि बीज वक्तव्य में पिलकेंद्र अरोड़ा जी ने कहा, सारी बातें बता दी उसके अंदर कि कैसे कैसे शुरू हुआ। शुरू में सच में बड़ी मुश्किलें थी। मुझे पता है जब मैं क्लास 6 में पढ़ती थी, शायद 1956 की बात होगी, उस समय ये पढ़ा था कि एक ऐसा आविष्कार हो रहा है जिसमें हम देखेंगे किसी को सामने सामने अपने घर में, वो चित्र आएंगे। वो करते करते 79 में टेलीविजन हमारे सामने आया। उस समय रेडियो भी घरों में सबके पास नहीं हुआ करते थे, मर्फी के बड़े बड़े रेडियो हुआ करते थे, और किसी के एक के घर में होते थे। वहां जाके बड़े लोग न्यूज सुनते थे, बच्चों को न्यूज से कोई मतलब नहीं था कि क्या है। पर जो ये वैज्ञानिक आविष्कार होते चले गए और आज जिस प्रकार से हम आगे बैठे हैं, सबसे पहले मैं विज्ञान का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने सारी दूरियों को समेट दिया एक जगह। उसके बाद कोरोना आया, विकट परिस्थितियां आई, उन विकट परिस्थितियों में लोगों का जीना दूभर हो गया था। उस समय ऑनलाइन क्या होता कोई जानता भी नहीं था, ना तो आपके जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां वो भी नहीं जानती थी कि ऑनलाइन क्या होता है, और हम लोग तो बिल्कुल नहीं जानते। साहित्यकार को तो लिखने से मतलब है, ऑनलाइन से क्या मतलब है, हम लोग कुछ नहीं जानते थे इसके बारे में। पर धीरे 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 जब जुड़ना शुरू हुआ, मेरा सबसे पहले स्ट्रीम यार्ड जो कार्यक्रम किया था स्ट्रीम यार्ड पे, वो गायत्री कौशल ने किया था कुरुक्षेत्र से, और तब उससे स्ट्रीम यार्ड का मैंने लिंक लेके कईयों को दिया कि भाई इसके ऊपर बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है, 2 4 5 व्यक्ति एक साथ जुड़ जाते हैं, वार्तालाप हो सकता है। अच्छा रमा जी, ऐसा भी होता है। तो आप सोचिए कि जिस ज्ञान से हम बिल्कुल बहुत दूर थे, अनभिज्ञ थे, वो ज्ञान ऐसा हमारे पास आया कि हम सब मिलके एक जगह एक पटल पे आ गए और पूरा विश्व एक हो गया। इस पे हर प्रकार के, जैसे वाजपेयी जी ने कहा कि सारे ही कार्यक्रम होते हैं, और आपकी 121वीं परिचर्चा चल रही है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ। और परिचर्चा, हमारा भारत इतना विशाल देश है कि परिचर्चा का विषय कहीं से भी कुछ भी निकल सकता है, और उस कुछ भी कहीं से भी विषय को उठा के लोगों ने विभिन्न पटलों पर बड़ी बड़ी परिचर्चाएं की, जिसमें मैंने भी भागीदारी की। वो साहित्य से लेके, समाज से लेके, युवा वर्ग से लेके, शिक्षा को लेकर, शैक्षिक क्रांति को लेके, खेल कूद को लेकर, जितनी भी बातें हो सकती थी हम सब ने मिलकर की, और उसका जब हमने समाधान ढूंढने की कोशिश की कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है, किस प्रकार से हो सकता है। तो इस परिचर्चा का जो एक मूल होता है कि इसके माध्यम से हम क्या जानना चाहते हैं। जैसे अभी पिलकेंद्र जी ने कहा कि इसका मूल्यांकन सही नहीं हुआ, तो मैं ये जानना चाहती हूँ, सारी बातें हमारे साथ हुई, इसका मूल्यांकन के लिए हम कहाँ से किसको लाएं, कौन मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करने के लिए भी हमारे ही बीच में व्यक्तित्व होना चाहिए। और आपको पता ही है कि जो एक व्यक्ति जब कभी विदेश जाके आ जाता है, चाहे देश में उसको कोई नहीं पूछता,
पर जब विदेश होके आता है तो उसका नाम, अरे ये वहां से आया है, तो उसके एक बार विदेश का ठप्पा लग गया तो बहुत बड़ा साहित्यकार हो गया। तो अगर एक बार कहीं विदेश से कोई एक बार इस प्रकार के, भाई ये कार्यक्रम इतना अच्छा है, मैं अभी भी कह रही हूँ हमारी मानसिकता वही है गुलामियत की, उसी मानसिकता से हम गुजर रहे हैं। इसलिए इस मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। हमारा भारत देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है उसके साथ साथ हमें बढ़ना होगा, अपनी मानसिकता में परिवर्तन लाना होगा। वाजपेयी जी ने कहा हिंदी पूरे विश्व के अंदर फैल रही है, उसके पहले फिल्मों में इससे दूर तक पहुंचाया, फिल्मी गीतों ने, जो भाषा नहीं जानते थे उसकी रिदम के साथ जुड़ते थे गीतों की, और दूर दूर तक हिंदी फैली। आज इसके माध्यम से, ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से हिंदी देश विदेश में जा रही है। आज इसके बोलने वाले बहुत हैं और बहुत लोग सीख रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम सीख रहे हैं। आप लोगों ने कितनी क्लासेस ली है, मैं तो नहीं लेती क्योंकि मैं इतनी, ना तो मुझे इतनी समझ है ऑनलाइन की, मैं कहाँ से किसको जोड़ूं, क्या करूं, कैसे करूं। मैं जुड़ जाती हूँ, अपनी बात रखती हूँ, मुझे पता है। और इस उम्र में जुड़ जाना बहुत बड़ी बात होती है कि हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग होते हैं पूछते हैं रमा तुम कैसे जुड़ती हो, हमें नहीं आता। तो उनको फिर मैं ऑनलाइन मतलब वीडियो कॉल करके बताती हूँ कि भाई यहाँ जाना, ऐसे लिंक पे जाना, ऐसे जुड़ना, वहां ऐसे खुलेगा आपका, फिर आप ऐसे जुड़िएगा। क्योंकि जो आईटी से रिलेटेड है वो नहीं है, परंतु जो कई लोग हैं, मेरी लेखिकाएं बहुत मित्र हैं दिल्ली में, दिल्ली के बाहर भी, वो नहीं जुड़ पाती है, बड़ी मुश्किल हो जाती है उनके साथ। परंतु जब वो जुड़ जाती है तो बड़ी प्रसन्न होती है। ये जो प्रसन्नता एक उम्र में आके जुड़ने की मिलती है ना, वो ऑनलाइन कार्यक्रम की वो बड़ी अलग होती है, उनकी मानसिकता को बदल देती है, पूरा उनका मानस बदल जाता है। और मानस के साथ साथ एक आत्मविश्वास आता है कि हम भी ये कर सकते हैं, हम भी इस प्रकार से कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, हम भी अपने मन की बात कह सकते हैं। क्योंकि जैसा कि कहा कि मैजिक मैंने बहुत महिलाओं को जोड़ा, वास्तव में जोड़ा, और ऐसी ऐसी महिलाओं को जोड़ा जो वास्तव में लिखना नहीं जानती थी, पर हम लोगों ने उनको बड़ा प्रोत्साहित किया कि नहीं आप बहुत अच्छा लिख रही हैं, बस आप हमसे फोन पे बात कर लीजिएगा। हमने उनकी कविताएं सुनी, हमें लगा कि ये सुधार होके ठीक हो सकती हैं। हमने कहा कि आप हमसे फोन पे बात कीजिएगा और हम आपको बताएंगे कि ये चीज क्या और कैसे हो सकती है। सबके बीच में नहीं सुधारना चाहिए, अलग से आप सुधार दीजिए। तो ये कार्य हम लोगों ने, जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, हम लोगों ने बहुत किया इस कार्य को। इसके साथ साथ जैसे ऑनलाइन कार्यक्रम हुए, वाजपेयी जी ने बहुत क्लासेस चली, रवि यादव उधर लेते रहे, इधर चेतन आनंद ने बहुत क्लासेस चलाई, है ना, इसकी पाठशाला, कविता की पाठशाला करके। तो कम से कम उसकी भी 150-200 क्लासेस हो चुकी छंद के बारे में। और विदेशों में एक चीज आपको बताएं, छंद ज्यादा लिखा जा रहा है, फ्री वर्ड्स तो लिखे जा रहे हैं, मुक्त छंद, पर वो लोग छंद को जानना चाहते हैं। अभी मेरी 2-4 लोगों से बात हुई कतार में, तो कहते हैं हमारे गुरुजी बड़ी दूर बैठे हैं और वो वहां बैठ के हमें छंद का ज्ञान देते हैं और कहते हैं छंद ऐसे होता है, इसको ऐसे गुनगुनाओ। वो गुनगुनाओगी तो मात्रा दोष नहीं होगा, पहले हमें वो छंद की रिदम बताते हैं, हम वो गुनगुनाते रहते हैं, फिर वो विषय देते हैं, उस विषय पे हम लिखते हैं और तब जाके छंद बनता है, तब उनको सुनाते हैं। और एक सारिका फ्लोर है, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई खंड काव्य पूरा लिखा है, सुंदरकांड को शायद उन्होंने क्या कहते हैं अपना कुंडलियों में बदला है सुंदरकांड को। अब आप देखिए विदेश में बैठ के जो महिला जिसके अंदर कुछ करने का जज्बा है, अगर सुंदरकांड को कुंडलियों में बदलना चाहती है तो बदलने के लिए उसने प्रयास किया, प्रयास करके सीखा और सीखने के बाद उसने आज उसका खंड काव्य सामने आ गया। तो ये जो कार्य हुआ है ऑनलाइन कार्यक्रम के, इसके माध्यम से बहुत, इसके अंदर जो आप कुछ लोग ऐसे भी है जो इसकी बड़ी वो आलोचना करते हैं कि आज जब देखो जब ऑनलाइन जुड़ जाए वहां पैसे तो मिलते नहीं। आप बुरा मत मानिएगा वाजपेयी जी, वहां पैसे नहीं मिलते। लोग बहुत से ऐसे हैं जो पैसे के लिए, कवि सम्मेलन में 4, मैं बड़ी स्पष्ट बात कर रही हूँ, एक कवि ने मुझसे कहा कि हमने भारत को 4 हिस्सों में बांट लिया है और ये 4 हिस्से का एक का अध्यक्ष वो है, दूसरे का ये, तीसरे का ये, चौथे का मैं हूँ। मैं कि और कवि कि नहीं, हम आपस में बात कर लेते हैं, तब हम कवियों को एक दूसरे को बुला लेते हैं। ये जो साहित्य के साथ हो रहा था, ये धड़ेबाजी जो हो रही है साहित्य के साथ, ये बहुत गलत है। इस धड़ेबाजी को ऑनलाइन कार्यक्रम ने तोड़ा है। इस धड़ेबाजी को ऑनलाइन कार्यक्रम ने, इससे देश से, विदेश से, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से, जहां अच्छा गीतकार, गजलकार, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता, यहां तक कि बड़े बड़े वाइस चांसलर तक अपने विचार रखने को इसमें जुड़े हैं।
तो ये कितनी बड़ी प्रासंगिकता कि हम जिनको सुन नहीं सकते जी, जिनको हम कभी देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, वो गुजरात यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, वो वहाँ का दक्षिण की यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है, नाम बहुत सुने, पूरे आर्टिकल अखबार में आते हैं, पर सामने देखना जो वीडियो का एक प्रभाव होता है, वीडियो ऑडियो का, वो प्रभाव कुछ अलग होता है। ये जो वीडियो ऑडियो का प्रभाव है उसके द्वारा हम उनके विचारों को सुन पाए। और तो और अमेरिका में एक है मीरा सिंह, उन्होंने अपने यहाँ सुंदरकांड का पाठ रखा और ऑनलाइन रखा। आप आइए, जुड़िए, पूजा हो रही है, सुंदरकांड से जुड़िए। अब बताइए कितनी बढ़िया बात है। अमेरिका में बैठ के सुंदरकांड का पाठ करिए, भारत से सारे जुड़िए, घंटे घंटे भी बढ़ रहे हैं, शंख भी बढ़ रहे हैं, नगारे भी बढ़ रहे हैं, झांझ मंजीरे भी बढ़ रहे हैं, भजन भी हो रहे हैं। ये जो हमारी सांस्कृतिक विरासत जो यहाँ से बाहर तक जा रही है और अपना फैलाव कर रही है, ये ऑनलाइन के माध्यम से ही संभव हो पाया है। आज हमारा योग जो होता है, जाने कितने लोग योग से ऑनलाइन जुड़े हैं। चाहे वो रविशंकर जी की क्लास तो पहले चलती थी, उसके बाद आज नए नए योगाचार्य हो गए हैं जो सुबह सुबह क्लास लेते हैं, और कितने लोग योग से जुड़ रहे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता आई है ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से अधिक आई है। बिल्कुल ये इसकी प्रासंगिकता इतनी महत्वपूर्ण है। इसके बाद जैसे वाजपेयी जी ने कहा कि कुकिंग क्लासेस, कुछ चीजों को कुछ थोड़ी चीजें ही आती थी बनानी, तो इस कुकिंग क्लासेस के माध्यम से अब आपने कभी देखा वो मम्मी पापा की रसोई, आपने उन महिला को देखा कितनी साधारण है, परंतु जब वो बनाती है उनके फॉलोअर्स कितने हैं। कभी उस महिला ने जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं ऑनलाइन आके रसोई की चीजें बनाना, नित्य नई चीजें बनाना, तो वो कितना समय उनको पहले घर में बनाती होगी, इसका स्वाद लेती होगी, अब ये सही है तो अब मुझे इसको ऑनलाइन कर देना चाहिए। तो एक आम जो व्यक्ति है जो घर में बैठा था, उसको घर से निकाल के विश्व पटल पे ला देना, ये बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ कविता तक हम सीमित न रह के उसके आगे चलें। आप देखिए एग्रीकल्चर के अंदर फूलों के ये गुलाब में कैसे इतने फूल आएंगे, इसमें कौन सी खाद डाली जाए, इसका कैसे वो तैयार किया जाए गमला। आप सोचिए, मतलब किसके दिशा में ऑनलाइन कार्यक्रम नहीं हो रहे, कौन सा वर्ग या क्या विषय छूटा है इससे जहाँ ऑनलाइन ये कार्यक्रम नहीं है। आज पूरा विश्व ऑनलाइन कार्यक्रम से है, और मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ऑनलाइन कार्यक्रम में ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जिनके मन में कुछ देश को देने की भावना है, लेने की भावना नहीं है कि हमें वहां से इतना पैसा मिल जाए, वहां से इतना पैसा मिल जाए। लिफाफे से दूर रह के ये ऑनलाइन कार्यक्रम से लोग जुड़ रहे हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ। वरना लोग बड़े बड़े अभी भी मुझसे कहा जाता है कि आप जुड़ती हैं तो आप पैसा क्यों नहीं लेती हैं। अरे भाई, पैसा कहाँ लेके जाओगे जब खाली हाथ जाना है। बंद मुट्ठी आए थे, खुली मुट्ठी जाओगे, कहाँ पैसा रख के जाओगे। तो छोड़ के जाओगे तो पीछे सब लड़ेंगे। उससे तो जो है आराम से आपके पास जो है ना ज्ञान, वो ज्ञान बांट के जाओ ना, उस ज्ञान का फैलाव होगा। वाजपेयी जी ने इतनी अच्छी बातें की, पिलकेंद्र जी ने इतनी अच्छी बातें की, आपने इतना अच्छा विषय रखा, इस पे पैसा कहाँ बीच में आ गया। और कई लोग हाँ, इसीलिए कई लोग जो है मंच से दूर हो गए कि हम ऑनलाइन नहीं आते हैं। आपके लिए संदेश आया है अमेरिका से, उन्होंने लिखा है, बेबाकी से आप बोल रही हैं। रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उन्होंने भी कहा है कि बहुत बेहतरीन परिचर्चा की गोष्ठी चल रही है। सभी का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। रमा सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही, और एक बात मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि जब कोविड का समय था तो ऑनलाइन गायत्री मंत्र के जाप हो रहे थे। उस जाप मैं क्वारंटीन थी, मुझे कोरोना हुआ था उस वक्त, तो मैं अंदर कमरे में बैठ के जाप करती थी। तो ये भी एक समय था, ये दौर था जहां हम प्रार्थना के लिए भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, एक दूसरे की दुआएं मांग रहे हैं और एक दूसरे की सलामती के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये भी बड़ी बात है। और जैसे कि आप सभी ने कहा है कि हर क्षेत्र में ऑनलाइन कार्यक्रम हो रहे हैं। और अगर मैं अपने पटल की बात करूं तो जिस तरीके से रमा जी ने कहा कि अलग अलग विद्वान व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पटल के माध्यम से, जुवेनाइल जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, डॉक्टर, गायनिक,
आंखों के डॉक्टर, मेडिसिन के डॉक्टर, प्रोफेसर, मतलब कौन सा ऐसा बैंकर जिनका अपना बैंक है, कोई ऐसा आरबीआई के मैनेजर, तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के व्यक्तित्व हमारे पटल की शोभा बढ़ाने नहीं आए हो और जिनसे हमने बात ना की हो, जिनसे हमने राय ना ली हो, जिनसे हमने कुछ सीखा ना हो, और विषय पर जो गंभीर चर्चाएं हुई हैं। तो बड़े से बड़ा साहित्यकार जैसे कि अभी शोभा बढ़ा रहे हमारे पटल पर आदरणीय मौजूद हैं इस वक्त, और अभी हम थोड़ी देर पहले आदरणीय लक्ष्मी शंकर वाजपेयी सर को सुन रहे थे जो महानिदेशक के पद पर रहे हैं आकाशवाणी में। और कहीं ना कहीं आकाशवाणी से अगर हम जुड़ते हैं तो हमें लगता है एक तरह का ऑनलाइन प्रोग्राम वो भी है, क्योंकि कोई हमें देख नहीं रहा, हमें सिर्फ सुन रहा है, तो वो भी एक प्रवाह है। एक समय था भी जब मेरा सुबह 7 बजे जब कोई मेरा गीत आता था तो आचार्य चिमटन सुमन थे, अगर 7 बजे फोन आता था तो बच्चे कहते थे मम्मी जाओ बाबूजी का फोन होगा, आपका गीत जरूर और रेडियो पे आया, क्योंकि मैं तो सुबह सुन नहीं पाती थी, कॉलेज जाना होता था। तो मम्मी जो वो कहते रमा आज तुम्हारा गीत मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा। तो सोचिए कि सुबह 7 बजे आकाशवाणी अगर गीत दे रहा है, सुबह सवेरे में आता था, और उस समय फोन आ जाना किसी का आशीर्वाद देने के लिए, तो कितनी बड़ी बात थी। तो एक ध्वनि तरंगे जो हैं जब वो दूर तक जाती हैं, और यहाँ तो हम सामने दिखाई दे रहे हैं, तो सामने देखना, ध्वनि तरंगों के माध्यम से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। तो आकाशवाणी से तो आप जुड़े रहे वाजपेयी जी, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने बहुतों की आवाज बहुत दूर दूर तक पहुंचाई। जी बिल्कुल। और चलते चलते मैं चाहूंगी कि छोटी छोटी बातें या संदेश के रूप में या इस कार्यक्रम की सार्थकता के रूप में, इस विषय की सार्थकता के रूप में आप अगर हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं तो हमारा सौभाग्य होगा। आदरणीय वाजपेयी सर के पास मैं पहले चलती हूँ और मैं चाहती हूँ कि कुछ संदेश के तौर पर आप हमारे श्रोता दर्शक को कुछ बताएं। मुझे भी आप बता सकते हैं, हमारे पटल के लिए क्या अच्छा है, मार्गदर्शन कर सकते हैं। स्वागत है आपका। जी, दो बातें खास तौर पे कहना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। पहली बात यह है कि आपने देखा होगा, मैं तो पूरी जिंदगी 35 साल गुजारे अपनी इस ब्यूरोक्रेसी में, जितने दफ्तर हैं वहां पर कर्मचारियों का, महिलाओं का देर से आना एक बहुत बड़ी समस्या है, और कि वो शॉर्ट लीव अटेंडेंस लगती है, रेड मार्क लगता है, क्या क्या होता है। कई जगह ऐसे अपने क्रूर अफसर कहूंगा मैं, वो तनख्वाहें भी कटती हैं, क्या क्या। लेकिन अमेरिका में जैसे मैं था, अब मेरी बिटिया है या मेरी बिटिया के और वो हैं, 1.5 साल से 2 साल से वो कोई ऑफिस नहीं गए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और मेरी बिटिया एक बहुत ही प्रतिष्ठित एक उसमें है, प्रतिष्ठान में है, उसके साथ भी वही है कि वो बहुत, अगर जरूरत नहीं है तो घर से जूम के माध्यम से या दूसरे माध्यम से वो मीटिंग कर लेती दुनिया जहान के। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्रांति है कि ये वर्क फ्रॉम होम कोई जानता नहीं था। जरा सी चीज के लिए डांट डपट होना, और महिलाएं अगर देर से घर पे जल्दी चली गई, थोड़ा शाम के 6 की बजाय वो 5:45 चली गई तो आफत कट जाती। ये सब एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत सारे लाखों लोग इस वर्क फ्रॉम होम का लाभ उठा रहे हैं और संस्थाएं उठा रही हैं, उनका करोड़ों रुपए की बचत उनकी हो रही है। और इसमें उनका शोषण भी नहीं हो रहा, जो ऑफिस में जाके महिलाओं का जिस प्रकार से शोषण हुआ करता था, उस शोषण से भी मुक्त हो गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पहलू तो मुझे ये कहना था। अब दूसरा जो विभा जी ने कहा है कि सुझाव वाली बात है, ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की स्थिति है कि जब इतना ज्यादा ज्ञान का विस्फोट हुआ है, इतने सारे स्रोत हमारे पास मौजूद हैं, लेकिन अभी जो समय चल रहा है, माफ करिएगा, जो मैं महसूस करता हूँ 24 घंटे ही सब देख, यही मेरी दुनिया है, मीडिया ये दुनिया है। इतना अज्ञान, इतना अल्प ज्ञान या इतना गलत ज्ञान शायद पहले कभी ना रहा हो। क्योंकि एक पहलू तो सकारात्मक पहलू तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी माध्यमों ने इतना अज्ञान परोसा है, इतना गलत ज्ञान परोसा है, इतनी घृणा परोसी है, इतनी सांप्रदायिकता परोसी है कि हमारी युवा पीढ़ी तो लगभग बर्बाद होने की कगार पर है। उसके दिमाग में जो जहर भरा जा रहा है या जो झूठ भरा जा रहा है, जो घृणा भरी जा रही है, क्या वो कभी आगे चल के उस जो विकृति भरी जा रही है वो कभी उससे वापस भी आ पाएंगे?
तो इस पटल, आप जितने हम लोग हैं इस तरह के जो जागरूक लोग हैं, जिन्हें ईश्वर ने थोड़ी रचनात्मक प्रतिभा दी है, उनको बहुत सजग होने की जरूरत है और ऐसे विषयों पर खुल के बात करने की जरूरत है। मैं अगर एक उदाहरण दूं आपको, बस छोटा सा उदाहरण, कि आज एक जो सेक्युलरिज्म, तो उसको सिकुलर, मतलब SI के बीमार, सेक्युलर को सिकुलर बना दिया गया। तो अब सवाल ये कि जो युवा पीढ़ी वो जाने कि ये क्या बला है, इसका क्या महत्व है, इसके सही पहलू क्या है, इसके गलत पहलू क्या है, दुनिया का। अब ये उस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, बस एक उदाहरण दे रहा हूं कि दुनिया का, अब जैसे छोटा सा उदाहरण है, इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीता तो जिन 5 खिलाड़ियों की वजह से वर्ल्ड कप जीता, उनमें से एक भी इंग्लैंड का नहीं था। वो 5 के 5 लोग बाहर से आए हुए लोग थे। यही सेकुलरिज्म है, यही सेकुलरिज्म है। तो अमेरिका में देखता हूं, अगर एक आयोजन हुआ, अभी एक आयोजन हुआ, 12 देशों के बच्चे भाग ले रहे थे उस कार्यक्रम में, तो उन्होंने 12 देशों के झंडे लगाए, उन 12 देशों के राष्ट्रगान बजाए। तो ये जो एक बहुलता है, विविधता है, उसका सौंदर्य अलग है। अभी एक कोशिश ये हो रही है कि बिल्कुल एक जहर भरा जा रहा है। ये सब तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी, कोई भी पटल हो, ये है कि वो जो ऐसे विषय हैं उनका जो है उन पर खुलकर बात हो, विमर्श हो, ताकि हमारी युवा पीढ़ी सच्चाई जान सके। हमें समूह मिलता है इतिहास में ये चीज छुपा ली गई, इतिहास में वो मैंने पूरा स्वाधीनता संग्राम पढ़ा है और तमाम जो भी ये संदेशे आते हैं व्हाट्सएप पे, उसमें 99% झूठ होता है और या तो बढ़ा चढ़ा के चीजें पेश की जाती हैं। ये सब तो इसलिए अभी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जितने पटल हैं उनकी ये है कि कैसे हम झूठ से बाहर निकाल पाए, लोगों को विकृति से बाहर निकालें, घृणा से बाहर निकालें। बस, तो बाकी तो बहुत कहा जा सकता है, फिलहाल इतना। बहुत शुक्रिया, बहुत आभार सर, बहुत सुंदर जानकारी और बहुत सुंदर संदेश आपने दिया है। और मैं आदरणीय अरोड़ा सर के पास चलूंगी, क्योंकि 1 मिनट का समय आपके पास है और दीदी 1 मिनट का समय आपके पास है, उसी में आप अपने समय देते हैं, क्योंकि हम सब टेक्नोलॉजी के अंदर बंधे हुए हैं। 1 घंटे से बड़ा प्रोग्राम हम नहीं कर सकते। जी, मेरा समय है ना जी, 1 मिनट आपके पास। बिल्कुल 1 मिनट। मेरा ये निवेदन था कि पटल की संख्याएं बढ़ती जा रही हैं, कार्यक्रम बढ़ते जा रहे हैं, क्वालिटी बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम कम हो लेकिन अच्छे कार्यक्रम हो, अच्छे विषयों पर कार्यक्रम हो और अच्छे वक्ताओं को आमंत्रित किया जाए, पहला। दूसरी बात है कि हर पटल को चाहिए कि वो अपनी एक ऑडियंस तय करे। हर पटल को चाहिए कि 50-60 ऑडियंस वो तय करे कि हर कार्यक्रम में कम से कम 25-30 लोग तो उपस्थित हों। इससे वक्ताओं को भी प्रोत्साहन मिलता है, आपको संस्थाओं को तो मिलेगा ही मिलेगा। तो ये घटती हुई जो संख्या है, ये जो अरुचि है, ये जो उदासीनता है, इसको दूर करने के लिए पटल को चाहिए कि वो प्रयास करे। जब भी ऑफलाइन कार्यक्रम होते हैं तो जो संस्था आमंत्रित करती है, श्रोताओं को भी वही आमंत्रित करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर पटल को चाहिए कि 50-60 प्रबुद्ध श्रोताओं की एक लिस्ट तैयार करे, कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करे और उनको बार बार निवेदन करे, कम से कम 25-30 लोग तो हर कार्यक्रम में, हर सत्र में उपस्थित हो। तभी इस ऑनलाइन कार्यक्रमों की सार्थकता मुझे समझ में। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही और हम सब पटल की जिम्मेदारी ऐसा करने की। जी दीदी, 1 मिनट आपके पास भी है। हाँ, दोनों जो वक्ता है हमारे, इन्होंने बहुत अच्छी बातें रखी है हमारे सामने। पर मेरा मानना ये है कि जो जैसा आयोजक होता है, जैसे उसकी विचारधारा होती है, वैसे ही व्यक्तियों को वो आमंत्रित करता है। तो जो वाजपेयी जी ने बात कही कि इस प्रकार का नफरत परोसा जा रहा है, तो ऐसे कई पटल ऐसे चल रहे हैं, ऐसे कई यूट्यूब चैनल चल रहे हैं जिन पे ऐसी घृणास्पद बातें की जा रही हैं। तो वास्तव में वो जहर फैलाने वाली बातें हैं। परंतु उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमें देखना है। अच्छे पटल पे अच्छे लोगों को आमंत्रित करके अच्छे विचार सुनवाए जाए। बस सुनवाए किसको जाए, जैसा आपने कहा कि भाई अच्छे लोगों, कुछ 1 से 40-50 लोगों को इस प्रकार से जोड़ा जाए कि उनसे बातें हमारी दूर दूर तक जाएं, हम अपनी बात रखें। परंतु ये चैनल जो हमारा माध्यम है, इसके माध्यम से साहित्यकार तो सिर्फ प्रेम ही परोसता है, नफरत नहीं परोसता, ये मुझे पता है। जो उसके दिल की बात होती है, सच्ची बात होती है, वो कागज पे लिखता है और कागज कभी झूठ नहीं बोलता, ये मुझे पता है। इसलिए आप लोग जो लिखें, साहित्य से समाज को जोड़ने की बात लिखें, सबसे मन में उतरने की बात लिखें और उनको आगे मार्ग प्रशस्त करें कि भाई क्या होना चाहिए।
लोगों को आप ये तो कह देते हैं कि ये मत करो, पर क्या होना चाहिए ये नहीं बताते हैं। हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उनको ये बताएं कि ये नहीं करना है तो आपको ये करना है, इस मार्ग पे चलना है। तब तो ये चैनल की सारी सार्थकता है, अन्यथा ये सार्थक नहीं हो सकते। जैसे चल रहे हैं, भीड़ चाल में सब चलेंगे और ऐसे ही चलते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, एक सेशन हम जरूर रखेंगे जिसमें हम ये सोच सकें, ये बता सकें कि हमें करना क्या है और क्या करना चाहिए जिससे आने वाली पीढ़ी को सही दिशा मिल सके। और बहुत सुंदर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, हमसे जुड़ने के लिए इतना समय दिया आपने। और वाजपेयी सर, अरोड़ा सर और रमा सिंह जी, बहुत बहुत अच्छा विषय तुमने अच्छा रखा, ज्वलंत विषय है जी। और कहीं ना कहीं हमें भी लग रहा था कि हम जो काम कर रहे हैं वो हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने 121 एपिसोड जो आज पूरे किए हैं, हमने एक भी विषय को रिपीट नहीं किया है। हमने अलग अलग विषय लिए, अलग अलग विषय लिए, अलग अलग विषयों पर बातचीत की है। वाजपेयी सर पहले भी कई बार हमारी परिचर्चा की शोभा बढ़ा चुके हैं, आकर आमंत्रित हमने किया था, सहजता से स्वीकार किया। इतने वरिष्ठ होकर यही होता है कि हम वरिष्ठ तभी आप मानती हैं जब वो सहज हैं। जी जी बिल्कुल, वरना तो बहुत सारे वरिष्ठ सहज तो नहीं है। आपने कहा, और हृदय से आभारी, वो गरिष्ठ ज्यादा हो गए। जी 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 बिल्कुल। जो जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, हमें सौंपी गई हैं अपने वरिष्ठ जनों से, वो जिम्मेदारी हम जरूर निभाएंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम कभी भी कोई ऐसी चीज अपने आने वाली पीढ़ी तक ना जाने दें जिससे उनका अहित हो। हम ज्ञानवर्धक कार्यक्रम ही लेकर आएंगे, हम प्रतिबद्ध हैं इसके लिए। और आदरणीय वाजपेयी सर, डॉक्टर रमा सिंह जी, डॉक्टर पिलकेंद्र अरोड़ा जी, बहुत बहुत आपका आभार। हम हमारे साथ, नमस्कार, सबका आभार, सबका नमस्कार, सबका आभार। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके, ऑनलाइन ही सही मिले तो सही। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बेहतरीन है मिलना, जिसके मुंह पे मास्क नहीं लगाना पड़ता, बिना मास्क के मिल लेते हैं। एक दूसरे को देख पाते हैं, दूसरे को सहेज पाते हैं, दूसरे को सराह पाते हैं। अगली बार परिचर्चा के नए पायदान के साथ और नए विषय के साथ एक बार फिर अपने विद्वान वक्ताओं के साथ हाजिर होंगी, रविवार शाम 7 बजे। और किरदार जिंदगी आप देखना ना भूले, बुधवार शाम 7 बजे। और शुक्रवार को हमने जुगलबंदी शुरू की है। जुगलबंदी का भी आनंद आप जरूर लें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत आभार, धन्यवाद। सबको शुभ रात्रि और मातृत्व दिवस की सबको शुभकामनाएं। अपनी अपनी पत्नियों को दे देना तो तुम्हें शुभकामनाएं।